ठीक है, चलो। तो कहां तक पहुंच गए थे हम हिस्ट्री के अंदर, बताइए। हम पढ़ रहे हैं आपके चौहान और चौहानों में अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में पहले जिस शासक को हमने पढ़ा है वो है आपके अजयराज। अजयराज जिसने अजमेर बसाया था त्रिबलवंथर ईस्वी में 1113 के अंदर। ठीक है। और इसी अजयराज ने श्री अजयदेव के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। इन्होंने अपने पत्नी यानी कि सोमलेखा के नाम से भी क्या चलाए थे, सिक्के। इन्होंने अपना अंतिम समय पुष्कर में बिताया और पुष्कर में जाने से पहले इन्होंने अपना जो राजपाट था वो अपने पुत्र को सौंप दिया, जिसका नाम क्या है, अर्णा। यहां तक पढ़ा? ठीक है, हेडिंग डालो, अर्णराज चौहान। पहले मुझे वो कर्म बताओ। यस, प्रसाद जी सबसे पहले बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ आप। बताओ। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालिए, अरुणराज चौहान या फिर अन्नाजी चौहान या आनाजी चौहान। आनाजी चौहान। इनकी बात करते हैं तो इनका जो टाइमिंग रहा है वो है 1133 से लेकर 1155। याद रखिएगा, ठीक है। अरुणराज चौहान या आनाजी चौहान, ये इनका टाइमिंग है। अब इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये अजयराज के पुत्र हैं। ठीक है, अजयराज का पुत्र है ये। दूसरी बात करते हैं तो इनको एक उपाधि से नवाजा गया है और उपाधि का नाम है परम भट्टारक महाराजा धीराज महाराजा धीराज परमेश्वर। तेज सिंह, मेवाड़ के जो महाराणा है ना तेज सिंह, उनको भी इसी उपाधि से नवाजा गया है। इनके दो दरबारी अरुणाराज के, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। एक का नाम है धर्म घोष, एक का नाम है, याद रखिएगा, देव घोष। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। किसी भी राजा के जो दरबारी होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भाव शंकर और दया शंकर किसके दरबारी? तो उस प्रकार से ये धर्म घोष और कौन है, देव घोष, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा इनके दो दरबारी। इसके अलावा याद रखिएगा इनके द्वारा करवाया गया निर्माण। एक तो इन्होंने अपने ही नाम से झील बनाई थी जिसका नाम है आना सागर झील। और आना सागर झील कहां है, याद रखिएगा, अजमेर के अंदर चंद्रावती नदी को रोककर इसका निर्माण करवाया था। चंद्रावती नदी को रोककर।
दूसरी जिस निर्माण कार्य की बात है वो है इनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया है जिसका नाम है आदि वराह मंदिर। और ये मंदिर बनाया है इन्होंने पुष्कर के अंदर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में, याद रखिएगा। एक बात इनके विवाह की है कि अरुणाराज का जो विवाह है वो हुआ है किसके साथ? कांचन देवी के साथ। और ये कांचन देवी कौन है? याद रखिएगा, गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह की पुत्री है ये। तो इसका मतलब यह है कि चौहान और चालुक्यों के मध्य अच्छे संबंध हो गए, शादियां हो रही है। लेकिन कहते हैं कि कांचन देवी का जो भाई था जिसका नाम है कुमारपाल, उसी कुमारपाल ने अरुणाराज पर आक्रमण किया था और अरुणाराज को क्या कर दिया? पराजित। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, कांचन देवी के भाई कुमारपाल ने अरुणाराज को पराजित किया। बस ये इंपॉर्टेंट बात है आपके अरुणाराज की। जब भी क्वेश्चन आया है इनसे तो आना सागर झील थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आया है। उतारो। हाँ, दोनों की है। पृथ्वीराज फर्स्ट जो कि सांबर के हैं उनके लिए, और ये अजमेर के चौहान हैं तो इनके लिए। ठीक है दुर्गाराम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चंद्रावती नदी। ठीक है, या फिर इसी का नाम लिख लीजिएगा वराह मंदिर। वराह मंदिर या आदि वराह मंदिर, पुष्कर, अजमेर। दो बातें आप पढ़ते हैं ना कि कर्नल जेम्स टोड ने लंदन जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंकवा दिया था? मानमोरी शिलालेख। और एक याद रखना है कि जहांगीर ने कौन से मंदिर की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? इसी वराह मंदिर की।
लिख लिया। इसमें से जो एक मात्र क्वेश्चन आता है वो है आना सागर झील का। इसके अलावा इसके दरबार याद रखना है, धर्म घोष और कौन सा, देव घोष। चले आगे। अरुणाराज के आपको तीन पुत्र लिखाए गए थे जो तीनों ही राजा बनते। एक तो है जगपति देव, एक है विग्रह चतुर्थ और एक कौन है, सोमेश्वर। लिख लिए। अब देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है अजयराज। अजयराज के बाद में अजयराज का पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है अरुणाराज। और हमने पढ़ा कि अजयराज ने स्वयं ही अपने पुत्र अरुणाराज को राज्य सौंपा और स्वयं कहां चले गए थे, पुष्कर। लेकिन अरुणाराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगले जो राजा बनते हैं ना, जिनका नाम है जगपति देव या जगदेव चौहान, ये अरुणाराज के पुत्र हैं। अरुणाराज का पुत्र। इस जगपति देव ने क्या किया कि अपने पिता अरुणाराज की हत्या कर दी और स्वयं क्या बन गया, की हत्या कर दी। लेकिन क्वेश्चन बस इतना सा है कि निम्न में से वह व्यक्ति जिसे चौहानों का पितृहंता कहा जाता है, पितृहंता का मतलब होता है जिन्होंने अपने ही पिता की हत्या की हो, तो चौहानों का पितृहंता है कौन, जगदेव या फिर जगपति देव। टाइमिंग जो है वो 1155 से लेकर 1158 तक है। देखो कौन कौन पितृहंता हुए हैं। पितृहंता का मतलब होता है जिसने अपने ही पिता की हत्या की हो। चौहानों के अंदर पितृहंता पूछा जाए तो कौन है, जगदेव या जगपति देव। मेवाड़ में आपको पूछा जाए पितृहंता कौन हुआ है, तो याद रखिएगा उदा, जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या की। राठौड़ों में पूछा जाए तो राठौड़ों में दो हुए हैं। एक तो प्रथम जो हुए हैं वो तो है राव मालदेव, जिन्होंने अपने ही पिता राव गांगा की हत्या की थी। और दूसरे हैं यानी कि द्वितीय, वो है आपके कौन, बख्त सिंह, जिसने अपने ही पिता अजीत सिंह की हत्या की। और एक जो पितृहंता है वो है आपके प्रतिहारों में, और प्रतिहारों का जो पितृहंता है वो है मिहर भोज, जिन्होंने अपने ही पिता रामभद्र की हत्या की थी। पूछा गया था निम्न में से कौन से वंश में पितृहंता नहीं हुआ है, चौहान, गुहिल, राठौड़ और कछावा। तो कछावा राजवंश में पितृहंता नहीं है कोई भी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये लिखो और उसके बाद में ये नोट करके लिख लो कि कौन कौन से हमारे राजस्थान में पितृहंता हुए हैं, इंपॉर्टेंट नोट करके। ठीक है, हाँ हाँ रोहित कुमार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पराजित किया था, सही बात है। हाँ जगदेव जो है ये चौहानों का पितृहंता कहलाता है, बिल्कुल सही है।
अब देखो कि जगदेव ने अपने पिता जो है अरुणराज, इनकी हत्या क्यों की थी। सिंपल सी बात है, राजा बनने के लिए ही की थी। लेकिन एक जानकारी ये भी मिलती है कि इनकी जो हत्या है वो इसीलिए की गई थी क्योंकि अरुणराज जो है वो लगभग अपना जो क्षेत्र है या अपनी जो भूमि है वो लोगों को दान में दे रहे थे। तो इनको ये लगा कि पिता सारी ही भूमि दान में दे देगा। इसीलिए देखिए, एक नोट करके आपको लिखना है कि अरुणाराज ने खत्तरगज को, या खत्तरगज के जो अनुयायी थे, अनुयायियों भूमि दान में दी थी। खत्तरगज एक संप्रदाय है, इस संप्रदाय के लोगों को भूमि दान में दी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना। अनुयायी लिख लिया। तो बस ये बात कंप्लीट किसकी, इसमें से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो केवल एक क्वेश्चन है, वो है ये, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये पूरी लिख लिए ना नोट करके, ये ठीक है। तो केवल एक क्वेश्चन बनेगा और वो है चौहानों का पितृहंता। देखिए वर्तमान के संदर्भ में हम देखते हैं ना, तो राजवंश से बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन आने लग गए हैं। चौहान, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, पूरा मेवाड़, पूरा कछावा, ये जब 5 राजवंश पढ़ते हैं ना तो गलती से एक क्वेश्चन आता है, गलती से एक ही क्वेश्चन आता है। 2022 और 23 के सब पेपर आप उठा लीजिए, यदि आपके सिलेबस में एक ही वंश होता ना तो मैं उस पूरी वंश की एक एक बात आपको लिखा देता, सब लिखा था मैं। लेकिन इन सभी वंशों को पढ़ने के बाद में एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कुंभा की रचनाएं नहीं है, खत्म। और इतना ही बन जाए कि तराइन के प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ। समझ रहे हैं आप, बस केवल इतनी तो बात है। और ज्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस आरएसएस भी बोर्ड द्वारा जिस वंश से है वह है गुर्जर प्रतिहार, और बहुत रेयर चांस में वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इनकी थोड़ी थोड़ी बातें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो आप याद करें, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे चौहानों का पितृहंता, तो आपको आना चाहिए। समझे? ओके, बस ऐसे ही समझदार बने रहो आप। तो ये कंप्लीट हो गया आपके चौहानों का पितृहंता जगदेव। अब जिस शासक के बारे में पढ़ रहे हैं वो है सबसे खास। देखो अभी तक जो पढ़े हैं ना उसके अंदर हकीकत आपको बताएं तो वासुदेव चाहिए, तो सांबर, अजयराज और अरुणाराज। अजमेर बसाया था
और याद रखिएगा आना सागर झील बनाई थी। दो इंपॉर्टेंट बात है। और जगदेव की कौन सी? चौहानों का पितरंत। अब इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो है विग्रहराज चतुर्थ। एक हालांकि हम विग्रहराज द्वितीय भी पढ़ के आए हैं ना, पढ़ के आए हैं ना, जिन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? विग्रहराज सेकंड ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? गुजरात के भड़ोच में आशापुरा माता का। है? चालुक्य शासक जो थे ना, मूलराज फर्स्ट, उनको पराजित किया था। हाँ। ओम प्रकाश क्यों नहीं, बुधवार से शुरू करेंगे। ठीक है राकेश, बुधवार से शुरू कर देंगे। अब आप देखिए विग्रहराज चतुर्थ, इनका जो समय है वो है आपके 1158 से लेकर 63। बहुत कम टाइमिंग रहा, लेकिन चौहानों का स्वर्ण काल है ये। विग्रहराज चतुर्थ, इनके बारे में देखिए। सबसे पहले तो इस बंदे का अन्य नाम बता सकते हैं, क्या नाम है इसका? विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिसल देव। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ रखा है, बिसल देव के नाम से निम्न में से किस चौहान शासक को जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, इनको एक उपाधि है, और इनको जो उपाधि है वो है कटी बांधव की। कटी बांधव बोलते हैं, या फिर इन्हें कहा जाता है कवि बांधव, क्योंकि ये राजा तो थे ही, साथ में ये बहुत अच्छे कवि भी थे। और इनको ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है? याद रखिएगा, जयानक भट्ट द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ को कौन सी उपाधि से नवाजा गया है? कवि बांधव या कटी बांधव। अगली बात, इनके दरबारी। इनके जब दरबारी की बात करते हैं तो एक तो है सोमदेव, याद रखिएगा, कौन है? सोमदेव। सोमदेव द्वारा एक रचना की गई है जिसका नाम है ललित विग्रहराज। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन। ललित विग्रहराज के लेखक कौन है? सोमदेव। और सोमदेव किसके दरबारी हैं? इनके एक दरबारी हैं जिनका नाम है नरपति नाहले, और नरपति नाहले द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो, जिसके लेखक कौन है? नरपति नाहले। रासो तो बहुत सारी याद ही होंगे। क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध सा रहा है अभी एग्जाम के अंदर सीईटी में, बिसल देव रासो निम्न में से किस प्रकार का एक ग्रंथ है? ऑप्शन तो देख लो। वीरता से संबंधित है, प्रेम रस से संबंधित है, बिसल देव रासो। याद रखिएगा, ये 4 खंड में लिखा हुआ है। कितने खंड में है? 4 खंड में। और इसमें जो जानकारी मिलती है वो याद रखिएगा, विग्रहराज वे राजमती की मिलती है, जो कि इसकी क्या थी? पत्नी। विग्रहराज चतुर्थ और उनकी पत्नी राजमती के बारे में जिस ग्रंथ में उल्लेख है वो कौन सा है? बिसल देव रासो। और ये जो बिसल देव रासो है, याद रखिएगा, ये एक प्रेम रस प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। यदि ऐसा ऑप्शन में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2 बातों का उल्लेख है, प्रेम के साथ में श्रृंगार का भी उल्लेख है। ठीक है, याद रखना।
प्रेम ग्रंथ ऑप्शन में नहीं है तो श्रृंगार ग्रंथ। तो ये इनके दो दरबारी, एक का नाम सोमदेव, दूसरे का नाम नरपति नाले। इंपॉर्टेंट उतारो, ये तीन बातें उतारो, इनका अन्य नाम, इनकी उपाधि और इनके दरबारी। हाँ, हरिकेली नाटक भी लिखा था, बिल्कुल सही है, आगे लिखाएंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल, हाँ रोहित कुमार, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम, रिट में भी आया, बिल्कुल। लिख ली तीन बातें। तो विग्रह चतुर्थ याद रखिएगा, अन्य नाम बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है, बिसल देव। इनकी उपाधि याद रखिएगा, काफी बार पूछी गई है, एकमात्र ऐसे चौहान शासक जिनको कटी बांधव या कवि बांधव के नाम से जाना गया। और इनकी दो विशेष दरबारी, एक सोमदेव और एक याद रखना है नरपति नाले। ललित विग्रहराज और बिसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाले। जैसे पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई, है ना। फिर और पूछ लो एक दो। संगत रासो के लेखक कौन है? संगत रासो। ये लिख लिया। तो बस अन्य नाम बिसलदेव, उपाधि याद रखना है कटी बांधव, दो दरबारी और उनकी विशेष रचनाएं। बिसलदेव रासो याद रखिएगा 4 खंड में लिखा हुआ है, 4 भाग में, जिसके अंदर जानकारी है विग्रह चतुर्थ और उसकी पत्नी राजमती के बारे में, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, जनवरी माह से पढ़ाएंगे आप रोहित कुमार, ठीक। आगे चले। ये 3 बात। अब देखिए इसके अलावा और क्या विशेष बातें हैं। इसके अलावा विग्रह चतुर्थ द्वारा याद रखिएगा राजधानी परिवर्तन की गई थी। और इन्होंने जिस स्थान को अपनी राजधानी बनाया वो है दिल्ली। अजयराज ने अजमेर बसाकर सांबर से राजधानी बनाई अजमेर, और विग्रह चतुर्थ ने अजमेर से राजधानी किसे बनाई? दिल्ली। तो ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि चौहानों का वह शासक
जिसने अजमेर की राजधानी दिल्ली को बनाया था? याद रखिएगा कौन? विग्रहराज चतुर्थ। इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका जो साम्राज्य था विग्रहराज चतुर्थ का, वो साम्राज्य था अजमेर, अजमेर से हिसार, पंजाब और दिल्ली, ये इनका साम्राज्य था। इसीलिए तो विग्रह चतुर्थ का जो काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इन्होंने, देखिए, दो अभियान, इनके अभियानों की हम बात करते हैं तो दो अभियान थे प्रमुख रूप से। एक तो याद रखिएगा, इन्होंने राजा बनते ही अपने पिता पर जो कुमारपाल का आक्रमण हुआ था ना, उसका बदला लिया और विग्रहराज ने गुजरात के कुमारपाल को पराजित किया। कौन से वंश का राजा है ये? चालुक्य शासक कुमारपाल को क्या किया? पराजित किया। दूसरा काम इन्होंने, तो याद रखिएगा, विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर वंश के शासक हैं तंवर तोमर को पराजित किया। ये इनके दो अभियान हैं, याद रखिएगा। इसीलिए तो इन्होंने दिल्ली को जीतकर अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। इससे पहले ऐसा कौन सा चौहान शासक पड़ा है जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था? वो है चंदन राज चौहान, जिसने तोमर शासक कौन? रुद्र को पराजित किया और उसकी बहन रुद्राणी से विवाह किया था। उसका वास्तविक नाम क्या था रुद्राणी का? आतम प्रभा। और अजिराज की पत्नी का नाम क्या था? सोमलेखा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो इनके द्वारा ये दो प्रमुख रूप से अभियान है। देखिए, इन्होंने यानी विग्रह चतुर्थ ने अपने शासनकाल के अंदर दिल्ली को राजधानी भी बनाया, मतलब कटार का उपयोग भी किया। कटार मतलब तलवार, आक्रमण किए। इसीलिए दूसरी इनकी विशेष बात है कि इन्होंने स्वयं बहुत सारी रचनाएं भी करवाई और स्वयं ने भी एक नाटक लिखा था, यानी कलम का भी उपयोग किया। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे निर्माण भी करवाए थे, जैसे संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया, जैसे इनके अलावा आपके बिसलपुर जो बांध है उसका भी निर्माण और कस्बा भी बसाया। तो वो एक कला विकसित की। इसीलिए इनका जो काल है वो कहलाता है कला, कलम और कटार का काल। कौन से चौहान शासक का है? याद रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा इनके निर्माण की जब हम बात करते हैं पहले, तो याद रखिएगा इन्होंने बिशलपुर कस्बा भी बसाया। आप पढ़ते हैं ना, बिशलपुर बांध, टोंक जिले में। दूसरा इनका जो निर्माण कार्य था वो था कंटाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और ये जो संस्कृत पाठशाला है ये कहां पर है? याद रखिएगा, अजमेर में। लेकिन इसी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने
तुड़वा कर किसका निर्माण करवा दिया? अढ़ाई दिन झोंपड़े का। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया। इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर अढ़ाई दिन का एक उर्स भरता है पंजाब शाह का, तो अढ़ाई दिन का क्या बनाया? झोंपड़ा। ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है ये हमारे राजस्थान की निर्मित प्रथम मस्जिद है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद है ये। यहां पर 16 खंबे हैं इसीलिए इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। बाकी आपको पता ही है 16 खंभों की छतरी कहां है? कहां है 16 खंभों की छतरी? नागौर में अमर सिंह राठौड़ की। और ये 16 खंभों का क्या है? महल। याद रखिएगा इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? अबू बकर। कौन है? अबू बकर। ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है यहां पर एक उर्स भरता है। उर्स का मतलब होता है मेला, और वो भरता है पंजाब शाह का। याद रखिएगा इसी अढ़ाई दिन के झोंपड़े को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने बताया इसे हिंदू शिल्प कला का सबसे प्राचीनतम वे परिष्कृत नमूना। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और उससे पहले क्या? ये कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। ये लिखो, दो बातें लिखो। ये तो लिख ही लिया था आपने कि विग्रह जो चतुर्थ है इसका अन्य नाम बिसलदेव, इनको एक उपाधि है कटी बांधव की, और इनके दरबारी याद रखिएगा सोमदेव और नरपति नाले। जबकि अरुणाराज के दरबारी कौन थे? धर्म घोष और देव घोष। ठीक है, ये लिखो। हाँ, अमर सिंह राठौड़, जिसके घोड़े का नाम क्या था? कोई नहीं, मत बता। बादल। क्या नाम था? बादल। सुमी वर्मा करवा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है।
लिख लिया? लिखो नेक्स्ट। लिख लिया? नहीं नहीं। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है उसमें 16 खंबे हैं। पहले पाठशाला थी ना, विद्यालय महल जैसा, तो उसे बोलते हैं। दिनेश कुमार, वो तो आप देखो आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। लिख लिया? तो खासकर ध्यान ही रखिएगा, संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रह चतुर्थ। ये लिख लिया? अब क्वेश्चन आए आपके सामने। 2.5 दिन का झोंपड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी पाठशाला। ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक केंद्र। और ऑप्शन नंबर डी साहित्य या साहित्य केंद्र। क्या करके आओगे? 2.5 दिन का झोंपड़ा था तो याद रखिएगा पाठशाला। 2.5 दिन का झोंपड़ा है तो मस्जिद।
पीछे है तो मस्जिद, था तो पाठशाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है ना, 2.5 दिन का झोंपड़ा है राजस्थान में मस्जिद। ठीक है, चलो ये लिख लिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के कौन से कार्य हैं उनके बारे में। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा एक तो याद रखिएगा, नाटक लिखा गया है इनके द्वारा, वो कौन सा है? हरिकेली नाटक। क्या लिखा था इन्होंने? हरिकेली नाटक लिखा। और ये जो हरिकेली नाटक है, इसमें याद रखिएगा किसका संवाद लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा भगवान शिव व अर्जुन का संवाद, इन दोनों की बातचीत है इसमें। ये जो हरिकेली नाटक है, इसकी पंक्तियां कहां लिखी हुई है? तो याद रखिएगा इसकी जो पंक्तियां हैं वो 2 जगह लिखी हुई है। एक तो संस्कृत पाठशाला, जो कि आपके कहां पर है? अजमेर में। ये लिखा कि नहीं लिखा? ये कहां है? अजमेर में लिखा था ना, अजमेर में। ठीक है। और दूसरी इनकी पंक्तियां लिखी हुई है वो है राजा राम मोहन राय का स्मारक। राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है वो है आपके कहां पर? ब्रिस्टल शहर में। कहां है ये? ब्रिस्टल शहर, लंदन। वहीं तो गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो स्मारक बना हुआ है ना राजा राम मोहन राय का, वहां पर इस नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। एक तो ये। दूसरी बात याद रखिएगा कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा धर्म घोष के कहने पर धर्म घोष के कहने पर एकादशी के दिन पर, एकादशी के दिन पशु वध पर क्या लगाई? रोक लगाई। इसीलिए तो विग्रहराज जो चतुर्थ है, इनकी तुलना जिससे की जाती है वो है कालिदास वे भवभूति जैसे विद्वानों से। और ये तुलना किसने की है? तो याद रखिएगा किल हॉर्न ने, इतिहासकार है। इन्होंने कहा है कि विग्रह चतुर जो है वो किसकी होड़ करता है? कालिदास और भवभूति जैसे विद्वानों की। उतारी, ये पूछ रखी है लाइन। किल हॉर्न के अनुसार ऐसा कौन सा शासक है जो कालिदास और भवभूति जैसे विद्वानों की होड़ करता है? विग्रह चतुर्थ। उतारी। हाँ,
लिख लिया। आगे चले। चलिए, तो ये राजा थे आपके विग्रहराज चतुर्थ, जिनका टाइमिंग कब से लेकर कब तक था? 1158 से लेकर 63। इनके बाद में जो अगले राजा बनेंगे वो कौन है? अपर गांगे। और अपर गांगे का जो टाइमिंग है वो है 1163 से लेकर 64। अपर गांगे के बाद में कौन बनते हैं? पृथ्वीराज सेकंड, जिनका टाइमिंग है 1164 से लेकर 69, या कई बार 68 मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि ये निसंतान थे, ये निसंतान थे, इसीलिए इनके बाद में जिसको राजा बनाया गया था वो इसी के, यानी कि अरुणाराज के पुत्र, जिसका नाम क्या है? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर चौहान को क्या बनाया गया? शासक। और इनका टाइमिंग है 1169 से लेकर 77। हमें जिस राजा को पढ़ना है वो है सोमेश्वर चौहान। ये उतार लीजिए केवल, ये केवल इसलिए कि केवल डायग्राम याद रहे कि पहले पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद अजयराज, फिर अरुणाराज, फिर आपके जगदेव, फिर विग्रहराज चतुर्थ, फिर अपर गांगे, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। चलिए, बाकी की चर्चा है वो हम करेंगे कल।